Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College भीलवाड़ा। कंपनी लॉ में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। इससे पहले भी हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो रिमेनिंग पार्ट अब जो बच गया था टाइप्स ऑफ कंपनी का, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी का जो है वो वर्गीकरण वो 3 आधारों पर किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे और कंट्रोल के बेसिस पे। आज जो अदर पार्ट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। कंपनी जो है वो 1 पर्सन कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, स्मॉल कंपनी हो सकती है या फिर कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। आज ये 4 तरीके की कंपनी को हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, जिसे कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन कर रखा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया है। कंपनीज एक्ट 1956 में 1 पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी क्या होती है कि ऐसी कंपनी जिसमें जो मेंबर है वो एक ही रहता है। ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होता है, एक होता है सिंगल पर्सन। तो एक पर्सन भी क्या कर सकता है, कंपनी को रन कर सकता है, लेकिन इसके लिए उससे कुछ असेंशियल कंडीशंस, जो आवश्यक तत्व है वो पूरे करने होंगे। क्या क्या? सबसे पहले जो पर्सन कंपनी चला रहा है, जो एक सदस्य है, वो इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, यानी भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, साथ में एक और एडिशनल इसकी कंडीशन है कि नागरिक तो हो ही, साथ में वो निवासी भी हो भारत का। इट मीन्स ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या मानेंगे हम, कि जिसने पूरे साल में, कैलेंडर ईयर में 182 दिन भारत में निवास किया है, वो व्यक्ति कहलाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कम से कम उसने 182 दिन भारत में वो रहा है, तो वो कहलाएगा भारत का निवासी। आ गई बात समझ में? तो एक पर्सन जो भी कंपनी खोलना चाहता है वो एक तो सिटीज़न हो, इंडियन सिटीज़न, साथ में वो रेजिडेंट भी होना ज़रूरी है, तो वो कंपनी अपनी ओपन कर सकता है, रन कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि जब वो रजिस्ट्रार को अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन देगा कंपनी की, उसमें उसे एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये असेंशियल कंडीशन है कि 1 पर्सन कंपनी जो है उसका एक नॉमिनी भी होना चाहिए। और नॉमिनी का यहाँ पर क्या सेंस है कि अगर मान लीजिए 1 पर्सन जो है कंपनी का मेंबर, अगर वो पर्सन उसकी डेथ हो जाती है इन बिटवीन, तो फिर वो जो नॉमिनी है वो उसके स्थान पर आकर वो कंपनी का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी का नाम भी रजिस्ट्रार को यहाँ पर देना ज़रूरी है 1 पर्सन कंपनी के केस में। 1 पर्सन कंपनी जो है उसमें डायरेक्टर्स की अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स जो हैं वो मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स हो सकते हैं 15। जबकि हम देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ की संख्या अगर हम देखें तो वो 15 से कम ही है, 15 नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स जो हैं वो हैं 15। ठीक है, और इसके साथ में एक और हम कंडीशन देखते हैं कि 1 पर्सन कंपनी को जो है वो बोर्ड मीटिंग अपनी बुलानी होती है एक कैलेंडर ईयर में 2 बार। ठीक है, तो ये कुछ असेंशियल कंडीशंस हैं 1 पर्सन कंपनी की। 1 पर्सन कंपनी जो है वो कितने तरीके की हो सकती है? पर्सन अगर 1 पर्सन कंपनी खोल रहा है, रन कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो फिर वो कितने तरीके की हो सकती है? अनलिमिटेड हो सकती है। अनलिमिटेड भी 2 तरीके से, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ओके, ये हुई अनलिमिटेड वाली बात। फिर 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी,
वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये काइंड्स हो गए वन पर्सन कंपनी के भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब फॉरेन कंपनी, जिसे हम बोलते हैं विदेशी कंपनी, और यह परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। 2 क्लॉज 42 जो है फॉरेन कंपनी को डिफाइन करता है। फॉरेन कंपनी क्या होगी? विदेशी कंपनी जिसका निगमन जो है वो भारत के बाहर किया गया है, ठीक है। निगमन भारत के बाहर है, लेकिन जो अपना कारोबार और व्यापार कर रही है वो भारत में ही कर रही है। इट मीन्स विच अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट वर्किंग इन इंडिया। हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो फ्रेंचाइजी ले लेती हैं या एजेंसी के थ्रू अपना बिजनेस रन करती है। यहाँ पर कंडीशन क्या फुलफ़िल होनी चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन भारत में नहीं होना चाहिए, उसका निगमन जो है वो विदेश का ही हो, ठीक है। तो ये जो फॉरेन कंपनी की कंडीशंस हैं ये इस तरीके से फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए निगमन भारत में है और कारोबार बाहर कर रही है विदेश में, तो वो विदेशी कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी यानी लघु कंपनी। अब लघु कंपनी जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइन कर रखी है। लघु कंपनी जो है, तो लघु कंपनी के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसकी चुकता अंश पूंजी है यानी पेड अप शेयर कैपिटल वो 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि 2017 के संशोधन से पहले जो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, उससे पहले ये राशि 5 करोड़ थी, ठीक है। जो कि अब अमेंडमेंट 2017 के बाद ये जो अमाउंट है वो 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हो गई, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ होनी चाहिए। साथ में जो टर्नओवर है कंपनी का, वो टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको ये भी बता दूँ ये राशि भी 2017 में संशोधित की गई है और अब 100 करोड़ की गई है। पहले ये 50 लाख थी, ठीक है, 20 करोड़ थी। अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 100 करोड़ कर दी गई है टर्नओवर की राशि। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए? स्मॉल कंपनी की ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी वह कंपनी लघु कंपनी के रूप में निगमित की जाएगी। आपको मैं ये बता दूं जो स्मॉल कंपनी का ये प्रोविजंस हैं पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के, ये होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी पर अप्लाई नहीं होते हैं। साथ में जो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट काइंड सेक्शन 8 में, तो वो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर भी अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर साथ में कोई विशिष्ट अधिनियम द्वारा शासित अगर कोई कंपनी है, निगमित निकाय है, तो उस पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, जो कि सेक्शन 8 में डिफाइंड है। इसे हम एसोसिएटेड कंपनी भी कहते हैं, एसोसिएशन कंपनी भी कहते हैं। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट जो है, इट मीन्स नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी कंपनी जो कि लाभ अर्जित करने के लिए नहीं बनाई गई है, जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, ठीक है। तो किस पर्पस से ये कंपनी बनाई जाती है? इस कंपनी का पर्पस हो सकता है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन और चैरिटी के बेसिस पर, ठीक है। 2013 के बाद इस सेक्शन 8 में जो है वो रिसर्च और एजुकेशन को भी इसमें जोड़ा गया है। अगर कोई शिक्षा के उद्देश्य से या फिर रिसर्च के उद्देश्य से अगर कंपनी स्थापित करता है तो वो सेक्शन 8 में निगमित की जा सकती है। अब क्या क्या इसमें सेक्शन 8 में छूट मिलती है? केंद्र सरकार ने जो है वो लिमिटेड वर्ड यूज़ करने के लिए बाध्य नहीं कर रखा है किसको? कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। इट मीन्स जो सेक्शन 8 में कंपनी निगमित होती है
उस कंपनी को अपने कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात के लिए केंद्र सरकार जो है वो क्या देता है, लाइसेंस जारी करता है कि आपको लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपनी जो है वो उसका वर्गीकरण हम आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट आज हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले 1956 में प्रोड्यूसर कंपनी भी एक तरीके की कंपनी थी, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोड्यूसर कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस, अभी कोई इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा है। इससे पहले हम प्रोड्यूसर कंपनी को भी एक कंपनी मानते थे। ठीक है, तो आज जो है 3 लेक्चर में हमारा आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।